नमस्कार। देश की बात में हाजिर है और पहले खबर है पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में ये हमला हुआ। पाकिस्तान में आतंकवादियों ने पैसेंजर वैन पर गोलियां बरसाई हैं और हमले में 32 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये आतंकी हमला हुआ है, 32 लोग इसमें मारे गए। हमारी सहयोगी कादम्बनी हमारे साथ मौजूद है। कादम्बनी, क्या और जानकारी मिल पा रही है इस हमले के बारे में? देखिए निधि, ये इलाका जो है वो काफ़ी दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। वहाँ पर शिया सुन्नी का मसला लगातार उठता रहा है और जो ताज़ा मामला हुआ है उसमें एक पूरा कॉन्वॉय था। कई उसमें बसें वगैरह थी। उसमें करीब 700 पैसेंजर जो हैं वो जा रहे थे, उनको एस्कॉर्ट भी किया जा रहा था। पुलिस भी थी साथ में। पाराचीनार से वो पेशावर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच में उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग में बताया जा रहा है कि काफ़ी कई लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। जो स्थानीय पुलिस है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि जो लोग इसका शिकार बने हैं इस हमले का, उसमें शिया सुन्नी दोनों ही शामिल हैं। लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। इस मामले की फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जहां तक संख्या है लोगों के मारे जाने की, उसमें भी काफी फेरबदल आ रहा है। अभी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा कि कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी घटना हुई है और यहाँ पर जो हमलावर हैं उन्होंने पैसेंजर्स पर हमला किया है। बिल्कुल, ये संख्या शायद बढ़ भी सकती है और कई बड़ी मात्रा में लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से कबीलाई ट्राइबल इलाका है जो माना जाता है यहाँ का। कादम्बनी, अपने आप में जो इस तरह का ये काफ़ी समय बाद इतना बड़ा कह सकते हैं ये आतंकी हमला हुआ है। जी, लगातार वहाँ पर हो रहे हैं हमले, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात अभी तक सामने नहीं आई थी। पहले 8 हुई यहाँ पर संख्या, ऐसा बताया गया। फिर कुछ जो सूत्र हैं वो करीब 28 बता रहे हैं, लेकिन लगातार संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और जैसा क्योंकि इसमें दोनों ही शिया सुन्नी दोनों ही जो विक्टिम्स हैं उसमें बताए जा रहे हैं, तो अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद ही पुलिस यहाँ पर कुछ कहेगी। लेकिन ये जरूर है कि लगातार यहाँ पर इस तरह के मामले हो रहे हैं। संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि जब पैसेंजर वहाँ पर जा रहे हो, आम लोग वहाँ पर जा रहे हो, उनको पुलिस की सुरक्षा में ले जाया जा रहा हो, 700 पैसेंजर्स हो, तब इस तरह का हमला होता है, तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। अब बिल्कुल नगमा, ये भी कुछ जानकारियां आ रही हैं कि किस तरह से शायद 2 कॉन्वॉयज थे, वो जा रहे थे और उनमें ये हमला हुआ है। और ये जो पूरा मामला है, कहा जा रहा है पेशावर से पाराचीनार जा रहे थे और एक पाराचीनार से पेशावर आ रहे थे। बहरहाल ये बहुत शुरुआती जानकारियां, और जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये संख्या है ये बढ़ रही है, घायलों की भी संख्या बहुत बड़ी, करीब 29-25 से ऊपर ही बताई जा रही है घायलों की संख्या। इस एरिया के बारे में कुछ और डिटेल्स दे पाएंगे आप हमें, क्योंकि हाल के दिनों में टेरर अटैक्स होते रहे हैं, लेकिन ये जो हुआ है, क्या ये इलाका कुछ अलग है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो ट्राइबल इलाका है और यहाँ पर काफी वक्त से अनरेस्ट रहा है। यहाँ पर ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पुलिस भी कई बार वहाँ पर जाने से कतराती है। काफी वहाँ पर जो ट्राइबल लॉज हैं उनको अधिकतर लागू वहाँ पर किया जाता है। तो ये एक तरह से बहुत कंट्रोल में बहुत ज्यादा नहीं रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान सरकार कंट्रोल में चाहेगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी जो वायलेंस हुआ है, अभी जो हिंसा हुई है, वो लगातार चल रही है। तो बलूचिस्तान हो, वहाँ पर अलग एक समस्या है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की समस्या वहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर अभी जो हुआ है वो इन्हीं इलाकों में हुआ है। ये जो इलाका बताया जा रहा है कुर्रम का इलाका है और यहाँ पर ये जो जगह है, इसको जहाँ पर ये घटना हुई है उसको दाद कमर और मंडोरी बोला जाता है। और करीब 700 जो लोग हैं वो यहाँ पर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको एस्कॉर्ट कर रही थी। उसके बावजूद जी इस तरह की जी। घटना होती है तो निश्चित तौर पर एक चिंता की बात वहाँ की सरकार के लिए भी है। बिल्कुल कादम्बनी, धन्यवाद। हमारे साथ इफ्तिकार शिराजी हैं, वह पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इफ्तिकार। ये जो यहाँ पर ये अटैक हुआ है, 38 लोगों की जान चली गई है, क्या जानकारी आपके पास इस समय?
देखिए, ये कुरम ज़िला कुरम है। अब तो ये इलाका उस तरह का स्टेटस नहीं है जो किसी ज़माने में कबायली इलाकों का होता था, जिसमें स्पेशल लॉज के तहत इनको गवर्नन किया जाता था। लेकिन अब ये सेटल्ड एरिया तस्वर होते हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा का बाकायदा हिस्सा है। एक डिस्ट्रिक्ट है कुरम, जो कि 3 अतराफ से तो अफगानिस्तान में घिरा हुआ है, और अगर देखा जाए तो कुरम का काबल से फासला कम है और पेशावर से ज्यादा हो जाता है। तो एक तरह से एक ऐसी पट्टी है ये कि जो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हिस्सा होते हुए बट पाकिस्तान से दूर है। अब यहाँ पे जो ज्यादातर डिस्प्यूट्स होते हैं वो शिया सुन्नी, क्योंकि सेक्ट के सेक्टेरियन ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये भी उसी नौयत की एक इंसिडेंट है जिसमें जो कन्वाया जा रहा था, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे जिनको एक्सकॉर्ट करके लाया जाता है, क्योंकि रास्ते में इसी तरह के खतरात होते हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट मौजूद होंगे और कोई हमला न कर दें। तो ये कन्वाया जा रहा था गाड़ियों का, जिसके ऊपर हमला हुआ है, और अब तक की जो इतलात हैं उसमें 38 लोगों की तो जान गई है और इससे कहीं ज्यादा लोग अभी भी जख्मी हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनकी हालत बड़ी क्रिटिकल है और उनको हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिया गया है। इलाके में अरसे से पहले से बहुत ज्यादा कशीदगी चल रही है और वहाँ पे लोगों की मूवमेंट इतनी फ्रीली नहीं है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, और अभी तक कुछ ज्यादा जानकारी नहीं हो पाई कि वहाँ पे इलाके में पीस को वापस लाने के लिए, वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव लिया, क्योंकि वहाँ पे अमन जिरगे होते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट्स नहीं हुई कि जिससे लगे कि हालात बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिराजी जी। बता रहे हैं किस तरह से जो ये शिया सुन्नी का यहाँ पे झगड़ा हो सकता है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर ये एक हमला हुआ है जिसमें 38 लोगों की जान गई है। इनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। लगातार इस खबर पर नज़र बनी रहेगी। फ़िलहाल हम लोग देश की बात में आइए आगे बढ़ेंगे। और अब बात दिल्ली की करते हैं, दिल्ली की सियासत की करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सबको चौंकाया है। अभी चुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवार हैं। इनमें आम आदमी पार्टी ने बाहरी नेताओं पर भी बड़ा दाव खेला है। 6 नेता ऐसे जो हाल ही में बीजेपी या कांग्रेस से छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। पहली लिस्ट में आम आदमी पार्टी ने अपने 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। मटियाला से गुलाब सिंह यादव, किराड़ी से ऋतुराज झा और सीलमपुर से अब्दुल रहमान का टिकट काट दिया गया है। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है और पहली लिस्ट जारी करते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि जनता के बीच हम अपने काम के दम पर जा रहे हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जनता का साथ और समर्थन मिल रहा है। जनता आम आदमी पार्टी को फिर से प्रचंड बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपने 11 उम्मीदवारों के साथ दिल्ली के अंदर पहली लिस्ट जारी करके अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टी लगातार पिछले 2 महीने से जनता के बीच में सक्रिय है। सबसे पहले हमने आपके विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से दिल्ली की जनता के लिए जो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया, विधायक ने किया, उसको हम लेकर के गए। दूसरे चरण में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सभी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्रा करके जनता को गोलबंद किया। और इस पर आम आदमी पार्टी के खेमे में इतनी जल्दी एक सूची क्यों जारी की, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी।
जी देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए शायद 2013 और 2015 के बाद 2000 ये जो 24 का चुनाव 25 का चुनाव होने वाला है, ये बहुत अहम चुनाव होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की साख दांव पर लगी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद का से इस्तीफा देकर ये बात कही थी कि अब जब जनता दोबारा जनता की अदालत में जाकर जब जनता उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगी, वो तभी वापस मुख्यमंत्री पद पे बैठेंगे। तो अरविंद केजरीवाल अब इस्तीफा देने के बाद दिल्ली का जो चुनाव है उसे बहुत माइक्रो लेवल पर खुद ही मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा देखा गया है कि एक एक ज्वाइनिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद करा रहे हैं, जो दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आम आदमी पार्टी के जो सूत्र में बता रहे हैं, जो बड़ा प्लान जो इस वक्त है और जिस तरीके से फोकस एक एक सीट पर किया जा रहा है, सर्वे को देखकर, और अरविंद केजरीवाल ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि इस बार वो किसी भी बिना, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हुए हैं या 2 बार 3 बार के एमएलए हैं तो आपका टिकट पक्का है। किसी का भी टिकट पक्का नहीं है। 2 अलग अलग सर्वेस कराए जा रहे हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उन सर्वेस के आधार पर लोग ढूंढे जा रहे हैं जो जीत सकते हैं, और उसी के आधार पर अगर कहीं पर भी लगता है जो फीडबैक है जिसमें उनका खुद का कैंडिडेट वीक दिखाई पड़ रहा है, तो वो बीजेपी से या कांग्रेस से लोगों को लेने में चूक नहीं रहे। इसी दौरान आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बीजेपी और कांग्रेस के नेता यहां पर ज्वाइन करा गया। अब आप पहली लिस्ट देख लीजिए। फरवरी में चुनाव है, ये इन्होंने नवंबर में अपनी 11 लोगों की पहली लिस्ट निकाल दी है। ये लिस्ट आपको बहुत इंडिकेशन देती है। ये लिस्ट आपको बताती है कि किस तरीके से, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, रूथलेस होकर अरविंद केजरीवाल इस बार ये चुनाव लड़ने वाले हैं। 11 में से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें से 3 बीजेपी से आए हैं, 3 कांग्रेस से आए हुए कैंडिडेट हैं। साथ ही साथ 3 सिटिंग एमएलए जो हैं उनके टिकट इसमें काट दिए गए हैं। किराड़ी से टिकट काट दिया गया है और मटियाला से टिकट काट दिया गया है। तो जो उनके सिटिंग एमएलए हैं, जहां पर 2-2 बार भी लोग जीते हैं, उनको भी दोबारा रिपीट नहीं किया जा रहा है अगर उनके जीतने के चांस नहीं बन पा रहे हैं। और खास तौर से सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस का कोई भी अगर नेता जिसमें थोड़ी सी भी क्षमता हो, चुनाव लड़ने की ताकत हो, दोबारा से उठने की, उन नेताओं पर खासतौर से आम आदमी पार्टी की नजर है। वो नहीं चाहते कांग्रेस का किसी भी तरीके का रिवाइवल हो। तो जो पूरी 70 सीटों की जो बात हो रही है, उसके लिए एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है, सीट बाय सीट प्लान बनाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने बिल्कुल साफ किया है कि कोई भी विधायक ये बात मान के ना चले कि उसका जो टिकट है वो पक्का है। अगर सर्वे में आपका नाम नहीं आ रहा है और आपके पीछे किसी कांग्रेस का या बीजेपी नेता का नाम आ रहा है, तो उसको आम आदमी पार्टी लेने में हिचकेगी नहीं। तो ये चुनाव जो है वो साख का चुनाव है, और इसमें जैसे कहा जाता है साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है। धन्यवाद अंकित। इस आंकलन के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, नीरजा चौधरी वरिष्ठ पत्रकार, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नीरजा जी, पहले आपसे यही सवाल कि इतनी जल्दी ये कदम उठाया, और जिस तरह से हमारे सहयोगी भी अंकित बता रहे थे कि खुद अरविंद केजरीवाल एक एक सीट पर या जो ज्वाइनिंग हो रही है उस पर नज़र रख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली का चुनाव उनके लिए, खासतौर से वो 156 दिन जेल में रहकर आए बाहर, तो अब कुछ भी वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं कहीं और किसी पर। देखिए, इस समय पहली सूची जाहिर कर देना कैंडिडेट्स की, मतलब आप मोमेंटम को सीज कर रहे हैं, इनिशिएटिव को सीज कर रहे हैं। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने सोचना भी अभी नहीं शुरू किया है लिस्टों के बारे में। और केजरीवाल जब से चीफ मिनिस्टर हटे हैं और आतिशी को बनाया है, तो तब से उनके बारे में ज़्यादा खबरें नहीं आ रही हैं। वो बिल्कुल माइक्रो लेवल पे नट्स एंड बोल्ट्स की जो पॉलिसी है उसमें जा रहे हैं, खुद जा रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि विनेबिलिटी ओनली क्राइटेरिया, कौन जीतेगा उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं। आप कितने समय तक पार्टी के साथ रहे नहीं रहे, अगर आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो आप जाएंगे बाहर और कोई आएगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सीधा। और फिर जो मनीष सिसोदिया ने पद यात्राएं की हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके, जब वो भी जेल से निकले, रोज वो पद यात्रा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी पद यात्रा, तो डोर टू डोर जाना, लोगों से संपर्क करना, ये भी इन्होंने शुरू कर दिया था काफी हफ्ते पहले। तो मुझे लगता है एक सीरियसनेस है और एक विल टू पावर है। अब एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर होगा ही होगा, अगर आप पार में रहे हैं जी। कैसे उसको बीट करेंगे, नए चेहरे लाके, नई स्ट्रैटेजी लाके, ये और फ्रेशनेस लाके कैंपेन। बिल्कुल, जो पहला कदम है, पहला दांव चल दिया है अरविंद केजरीवाल ने। मनोज जी, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से सामने आई, लेकिन खुद जो तमाम नेतागण हैं, खुद अरविंद केजरीवाल इसी मसले पर जेल में गए। क्या जो परसेप्शन की लड़ाई है उसको समाप्त करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बने, आतिशी को बनाया? क्या कदम दर कदम वो इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं?
निश्चित रूप से मैं दो बातें कहूंगा। जो जल्दीबाजी में टिकट घोषणा की गई है उसके पीछे वो ये संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है कि जो भी जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट देंगे। इसलिए हमारे हमारे दरवाजे उन सभी नेताओं के लिए खुले हुए हैं जो चुनाव जीत सकते हैं और जिनको हम मानेंगे कि वो चुनाव जीता हुआ। दूसरा, जो अभी नीरजा जी कह रही हैं या आपके साथी ने कही, मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो सबसे ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी या साख दांव पर है, इसलिए वो हर कदम फूंक फूंक के उठा रहे हैं। ये 2013, 2015 और 2020 के चुनाव नहीं है। इस चुनाव में वो जो इनका जो मूल यूएसपी जिसको हम कहते हैं, कट्टर ईमानदार, उसी छवि पे डेंट करने की कोशिश हुई है। वो कितना उसको बचा पाएंगे, कितना उसका जवाब दे पाएंगे, ये तो चुनाव में पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से इस बार अरविंद जी केजरीवाल जी बहुत सावधानी बरत रहे हैं और ये संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है कि हम उसी को टिकट देंगे जो चुनाव जीतेगा, और उसके लिए भले ही पार्टी के विधायकों को हटाना पड़े। उन्होंने पहली लिस्ट में 11 में 3 लोगों के टिकट काटे हैं जी और जी। लोगों के भी टिकट कट सकते हैं। अब मनोज जी, मेरे सहयोगी यहाँ पे हमें बता रहे थे नीरजा जी कि 2 सर्वे आम आदमी पार्टी ने कराए हैं और तभी विनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। चुनाव जो होता है वो परसेप्शन को लेकर होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि कैलाश गहलोत चले जाते हैं बीजेपी में, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी से 3 नेता आ जाते हैं और 3 नेताओं को टिकट दे दिया जाता है। तो जो ये अदला बदली है इसका भी क्या इम्पैक्ट, हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन ये परसेप्शन की जो लड़ाई है वो कैसी दिख रही है? नहीं नहीं, इसमें बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, चेहरा जो अरविंद केजरीवाल का है, नीरजा जी और उसमें और बेहतर बताएंगी, जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, चुनाव तो उसी पे होना है। वो पार्टी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी है और उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और ये आम आदमी पार्टी के लिए हम बेहतर मान के चल रहे हैं कि उनके मुकाबले भाजपा और कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। जी, ये दूसरी नीरजा जी, बात यह है कि सवाल कांग्रेस उनसे था। रिवाइव जी कर जी गई तो संकट हो। जी जी नीरजा जी। जी मुझे लगता है कि ये जो अदला बदली की बात आप कर रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं देखिए अलायंस तो कांग्रेस के साथ होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। दोनों पार्टीज की तरफ से ये जाहिर कर दिया गया है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत विरोध है कि हम क्यों करें अलायंस, हमको अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहिए। तो जो खतरा आ रहा है असली में, क्या इनका जो बेस है वो कांग्रेस उसमें डेंट करेगी, क्योंकि कई कॉमनैलिटीज हैं, माइनॉरिटीज एक कॉमनैलिटी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस से लोगों को एक एक करके जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको आप जल्दी ही सीट्स ऑफर कर दीजिए, तो हो सकता है कई लोग पार्टी में आ जाएं। और एक और चीज है कि गरीब तबके में झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल की आज भी पकड़ है। अगर आप जाके लोगों से बात करिए, आप ये ऑटोज के पीछे देखिए, इस बार फिर केजरीवाल, मतलब आप देखेंगे ये सारा तबका केजरीवाल की तरफ उनका झुकाव है। लेकिन मिडिल क्लास के अंदर एक डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर है और ऑपोजिशन भी है। तो मिडिल क्लास को कैसे अपनी तरफ खींचा जाए, महिलाओं को कैसे खींचा जाए, वहाँ उन्होंने आतिशी का कार्ड खेला है। और मैं तो मानती हूँ कि आतिशी का जो कार्ड है वो पुरानी शीला दीक्षित की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी दिल्ली में 15 साल रूल करने के बाद, जी उसकी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश है। अब लेकिन बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आप देखिए जो दिल्ली में प्रदूषण है और पोल्यूशन है जिससे हम जूझ रहे हैं, त्रस्त है दिल्ली। तो अगले सप्ताहों में और भी ये आगे आएगा। उसके बारे में क्या करती दिखेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। और फिर आतिशी ने कल सोलर पैनल्स की बात की, मतलब कई आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही कह रही है, लड़ाई परसेप्शन की है। और उस परसेप्शन, जो नेगेटिव परसेप्शन है, उसको कैसे मात दी जाए, उसमें केजरीवाल एकदम जुट गए हैं ऐसा लगता है। बिल्कुल मैम। और आपसे बेहतर कौन समझता है कि एक तरह से अंकगणित भी हो जाता है क्या? जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी नहीं आएगी, ना ही कांग्रेस भी जाना चाहेगी आम आदमी पार्टी के साथ, तो वोट्स का डिवीजन ना हो,
इसलिए अरविंद केजरीवाल पहले ही पासे चलकर जो विनेबल कैंडिडेट्स कांग्रेस के होंगे उनको अपनी तरफ ले रहे हैं? क्या ये इस राह पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि डिवीजन ना हो वोट्स का? ये सवाल मुझसे नीरज? आप दोनों में से आप नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो 3 उम्मीदवार उन्होंने कांग्रेस से लेके बनाए हैं, उन तीनों का मतलब सीलमपुर से तो बेटे को टिकट दिया है, बाप वहां से 5 बार एमएलए थे, चौधरी मतीन अहमद, और बाकी जो दो राम सिंह नेताजी भी इनके जो पहले थे वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं, और जो बाकी उम्मीदवार इन्होंने कांग्रेस से दिए वो मजबूत हैं। ऐसे उम्मीदवार कम है। ओवरऑल कांग्रेस को तो 4% वोट मिले। लेकिन वीर धींगान तो बताया जाता है कांग्रेस पे हाशिए पे थे, उनको टिकट मिल गया है। जी नहीं, कांग्रेस के हाशिए पर रहे इंडिविजुअल नेता नहीं है जिनको टिकट दिया गया है, वो तो मजबूत नेता है। अच्छा, चाहे सुमेश शौकीन हो, चाहे ये जो लोग जो नाम हम ले रहे हैं, जी जी जी, इस तरह की गिनती तो कुछ है। ओवरऑल कांग्रेस में अब ज्यादा कुछ करने समझने की नहीं है। हम मान के चल रहे थे कि हरियाणा चुनाव में अगर एक तरफा कांग्रेस जीतेगी, जैसा शुरू में हम पत्रकार और सब लोग अनुमान लगा रहे थे, तो उससे दिल्ली बूस्ट होगी, क्योंकि दिल्ली 3/4 इलाका उसका हरियाणा से जुड़ा हुआ है और हरियाणा की राजनीति को बहुत वो हुआ नहीं। इसलिए अब तो सीधी लड़ाई जो है वो कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी और भाजपा में होनी है। और उसमें अगर ये अरविंद केजरीवाल ने होशियारी करके 3-4 जैसे उम्मीदवार लिए और 7-8 लोग अगर कांग्रेस को तोड़ लिए, तो कांग्रेस तो और नीचे, उससे नीचे क्या जाएगी। 4% वो उसको आखिरी चुनाव में आए हैं। को मुझे लग रहा है चलिए शुरुआती दौर है, पहली लिस्ट आई है। नीरजा जी, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहें संक्षेप में। देखिए ये लड़ाई के लिए तो कमर कस ली है। मतलब ये लिस्ट का जारी होने का मतलब ही यही है कि हाँ, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। फरवरी में अभी तो 3 महीने हैं, हम बस तैयारी शुरू कर दी। तैयारी तो जेल से बाहर आते ही शुरू कर दी। हो सकता है जेल के अंदर ही तैयारी शुरू हो गई हो। तो जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कई खामियां हो सकती हैं उनकी, पर एक विल टू पावर है जिसकी वजह से भाजपा भी इनको मतलब एक थ्रेट मानती है। बिल्कुल, आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की ये लड़ाई है। दिल्ली में एक बार फिर से कि आम आदमी पार्टी आती है कि नहीं और दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं। बहरहाल पहली सूची जारी हुई है, फरवरी में अगले साल चुनाव है, आगे बहुत कुछ होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बात अब दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के निर्माण के अनियमितताओं के आरोप में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के मौजूदा आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक हुई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया और कुछ दिन पहले तक आप सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने पूछा कि आखिर इतना पैसा कहां से आया। चुनाव अब अगले साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव को डिटेन कर लिया गया। हमारे सहयोगी भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनसे बात की है। हमारे सहयोगी शुभांग ने बात की कैलाश गहलोत से, सुनते हैं। दिल्ली बीजेपी नेता कैलाश गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ है। सर, क्योंकि आपने खुद आप वहां गए होंगे, आपने देखा होगा सिक्स फ्लैग्स स्टाफ जो पूर्व मुख्यमंत्री आवास था, तो जो ये फिलहाल आरोप लग रहे हैं कि जनता के पैसे को लूट करके वहां पर सोने का ये क्या बोलते हैं, ये वॉश बेसिन बनाया गया है, उसकी परत है, या सोने का टॉयलेट सीट है, ये आरोप कितने सही है? देखिए, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो भी इन्वेंट्री सामने आई है शीश महल के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी डिस्टर्बिंग है, शॉकिंग है। हर एक व्यक्ति के लिए तो है ही, लेकिन स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना बलिदान दिया, अपना पूरा समय दिया। तो आई थिंक इट इज़ अ मेजर इशू, बहुत सेंसिटिव इशू है।
क्योंकि सर मैं ये इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे हैं, आप जानते हैं वहाँ पर किस तरीके से काम होता है, और अब 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जनता का रुख किस तरफ होगा? आई थिंक इस बार जनता का रुख जो है वो बीजेपी की तरफ होगा। बहुत शुक्रिया सर पूरी बात करने के लिए। तो आपने साफ तौर पर यहाँ पर कैलाश गहलोत जी को सुना। हालांकि ये पूर्व में आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, लेकिन अब दिल्ली बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो गतिविधियाँ फिलहाल सामने आ रही हैं, काफ़ी सारे सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर उस पूर्व सीएम मकान को लेकर के यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण का असर आम लोगों की सेहत पर तो पड़ा ही है, साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। कारोबारियों के मुताबिक उनका व्यापार 50 से 60% तक घट गया है। ग्राहक बाजारों में बहुत कम दिख रहे हैं। पुरानी दिल्ली के मीना बाजार से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद के मीना बाजार में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब, ये जो प्रदूषण जो चल रहा है इसका कितना असर पड़ा है व्यापार? इसका इतना ख़राब असर पड़ा है कि एक तो पब्लिक नहीं आ रही, और जो बेचारे आ भी रहे हैं तो वो अपने घरों में बैठ जाते हैं कि भाई यार हमें, किसी को कहता खांसी हो रही है। आज भी डॉक्टर साहब का, हमारे एक निज़ामुद्दीन के डॉक्टर साहब हैं, दरगाह के वहाँ के निज़ामुद्दीन के, उन्होंने आज अपना पूरा अखबार में दिया है कि देखो आँखों में जलन हो रही है, आँखों को जो है उसको जल्दी से पानी से धो, और गले में खराश हो रही है, सर में दर्द हो रही है, लोगों के तमाम बीमारियाँ फैल रही हैं इससे। प्रदूषण से देखो, प्रदूषण की क्या हालत हो रही है। आप देखो ना, आसमान पे देखो, साफ नहीं दिखाई दे रही है कुछ भी। लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें दिक्कत हो रही है, मगर कोई इसका उपाय नहीं हो रहा। तो ग्राहक कम आ रहे हैं दुकान? हाँ, ग्राहक बहुत कम आ रहा है। ग्राहक है ही नहीं, देखो दुकान पे ग्राहक आ नहीं रहा है। दुकान पे देखो, हम यहाँ 15-20 मिनट से एक भी ग्राहक नहीं आया है प्रदूषण के हिसाब से। 4 घंटे ग्राहक नहीं आता है यहाँ। हाँ, तो पहले लोग आते थे? हाँ पहले तो आते थे, ये 2-4 दिन से ग्राहक कम हो गए जी, ये प्रदूषण के हिसाब से। तो बिजनेस घट गया आपका? हाँ, तो घट गए ना। बिल्कुल खराब हो रहा है, घट भी रहा है, खराब हो रहा है बिजनेस। हाँ, बिजनेस तस्वीर और यही तस्वीर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में दिखती है। खान मार्केट में, करोल बाग में भी कितना कम हुआ है बिजनेस यहाँ पर? बिजनेस पॉल्यूशन की वजह से लोग, पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही है। सबको लग रहा है कि हम बाहर निकलेंगे तो हमारे को इन्फेक्शन होने का खतरा है। हर किसी तरीके से बिजनेस, मतलब रिटेल काम है ही नहीं। हाँ, तो ये इसका इलाका पूरा जामा मस्जिद, चांदनी चौक, हर इलाका इससे प्रभावित है। पूरी दिल्ली इससे प्रभावित है, खाली जामा मस्जिद नहीं, और भी दिल्ली की हमारे करीब में चांदनी चौक की होलसेल मार्केट है, वहाँ भी व्यापारी नहीं है। क्योंकि कोई भी दिल्ली के अंदर से बाहर का व्यापारी, जो यूपी है, आसपास के पड़ोसी राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, वहाँ से व्यापारी आने में कतरा रहा है, डर रहा है। महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं। और इससे जो कच्चा माल की आवाजाही है वो भी प्रभावित हुई है। जी बिल्कुल। जो तैयार माल सप्लाई होता है वो भी है, यानी आप जहाँ से अगर होलसेलर से सामान लाते हो वहाँ से आप नहीं ला सकते। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ा है, होलसेल हो या रिटेल हो, हर तरीके के व्यापार पे ही इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है। हम खुद बाहर निकलने में हमको लग रहा है हम मास्क लगाकर बैठते हैं दिन के अंदर, वो करते हैं। अब थोड़ा सा इस टाइम फ्री हुआ तो इस वजह से हम नॉर्मल बैठे हुए हैं, वरना हम भी दिन भर मास्क का यूज़ करते हैं। जी बिल्कुल। अब इसी वजह से जब तक प्रदूषण का समस्या रहेगी तो काम पे और कारोबार पे बहुत असर पड़ेगा, इस चीज़ का हो गया। तो ये तस्वीर पूरे दिल्ली में दिखाई देती है, और यहाँ जामा मस्जिद के सामने एक बहुत बड़ा मीना बाज़ार है जहाँ पर ग्राहक कम आ रहे हैं। आप लोग भी यहीं पे, आपकी जी यहीं चलता है? यहीं है जी। तो क्या कैसे प्रभावित हुए हैं आप प्रदूषण से? प्रदूषण तो देखो जी, बाहर से आ रहा है, हरियाणा पंजाब से। यहाँ दिल्ली में क्या है? नहीं, तो बिजनेस पे कितना असर पड़ा? बिजनेस पे थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है। ग्राहक अभी निकल नहीं रहा है प्रदूषण की वजह से जी। पहले जितने लोग आते थे अब नहीं आ रहे? नहीं, अब तो नहीं आ रहे हो। कम हो गया? जी हाँ, कम हो गया। तो क्या ये कब से ये आपको बदलाव दिख रहा है? ये 4-5 दिन से ही बदलाव हुआ है। 4-5 दिन से? हाँ। तो थोड़ा आगे चल के बताएं कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग तरह के व्यापारी हैं। थोड़ा आगे चल कर बात करते हैं आपसे कि ये कपड़ा व्यापारी भी हैं, जूता व्यापारी भी यहाँ पर है, और ये कबूतर मार्केट भी है यहाँ पर। तो ये हर तरह के बिजनेस पे इसका असर पड़ा है? हर तरह के बिजनेस पर असर पड़ा है। हर तरह के बिजनेस पर असर पड़ा है। ग्राहक निकल कर बढ़िया देख रहे हैं आप, रोड पे सुनसानी छाई पड़ी है पूरे रोड पे। कारोबारों पे बिल्कुल ही समझ लो 0% हो गया। बहुत बुरा असर। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो जामा मस्जिद के मीना बाजार से मेरे कैमरा सहयोगी सुशील राठी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और मीना बाजार से आइए सीधे आपको खान मार्केट लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्रदूषण के कारण लगी पाबंदियों का असर देखने को मिल रहा है। हिमांशु यहाँ भी पहुँचे, आइए सुनते हैं उनको।
मेरे साथ ब्रिज गोपाल खोसला हैं जो खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ग्रैप 4 लागू किया गया है, इसके पहले ग्रैप 3 लागू किया गया था। इस इलाके में खान मार्केट में इसका क्या असर? जी ग्रैप 4 से जी खान मार्केट में क्या हर एक आदमी अफेक्टेड है। खान मार्केट में कस्टमर कम है। अगर हम शाम को सैर करने जाते हैं श्री फोर्ट में तो वहाँ सैर करने वाले नहीं हैं, गाड़ियाँ वहाँ पार्किंग खाली पड़ी है, पार्किंग नहीं है। तो अफेक्टेड तो हर आदमी अफेक्टेड है, हर बिजनेस अफेक्टेड है इस टाइम। और उसका सोल्यूशन आदमी देखता रहता है, एक दूसरे का मुंह देखता रहता है कि कोई सोल्यूशन निकले, पर हर साल का फिनोमेना है, सोल्यूशन कोई निकल नहीं पाता। अल्टीमेटली गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, पर उस रिस्ट्रिक्शन से भी आउटकम कोई निकलता नहीं। कोई इसका लॉन्ग टर्म इसका गवर्नमेंट को कुछ निकालना पड़ेगा। ये हर साल का फिनोमेना है। महत्वपूर्ण बात कही आपने, कहा कि ग्राहक कम आ रहे हैं, तो पिछले कुछ दिनों में कितनी गिरावट हुई है? मेरे हिसाब से कम से कम नहीं तो 30-40% गिरावट ज़रूर हो है। कस्टमर कम से कम 40-50% ज़रूर कम है, बिल्कुल कम है जी, 100% कम है। आप अभी भी देख लीजिए पार्किंग ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, जहाँ की आप थोड़ा पार्किंग के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन पार्किंग अवेलेबल है। दुकानें आप एक राउंड लगाएंगे, आप देखेंगे दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। और ट्रकों की आवाजाही पर जो रोक लगी है उससे क्या, जो आपके स्टॉक्स होते हैं, जो नए स्टॉक्स आप मंगाते हैं दूसरे राज्यों से, या जो तैयार माल आप अपने क्लाइंट्स के पास भेजते हैं दूसरे राज्यों में, उस पर भी असर पड़ा है? देखिए ऐसा है कि वो खान मार्केट में मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये रिटेल मार्केट है, हम होलसेल में काम नहीं करते हैं। तो ज़्यादातर वो ट्रकों के अफेक्टेड तो है ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जब पीछे से जो सप्लाई आती है, जब वो नहीं आएगी तो अल्टीमेटली वो होलसेल डीलर को नहीं पहुंचेगी, होलसेल डीलर से वो रिटेल में नहीं पहुंचेगी, तो चेन तो सारी बिगड़ेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के खान मार्केट से मेरे कैमरा सहयोगी आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। मध्य प्रदेश में पराली जलाने के आंकड़े चिंताजनक हैं। लगातार पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पराली जलाने के मामलों में कड़ा रुख अपनाते हुए ये निर्णय लिया है कि इन आरोपों में फंसे किसानों की ओर से अधिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। अगर कोई किसान खेती जलाना इतना ज़रूरी नहीं है, जब सरकार विकल्प दे रही है तो आप उन विकल्पों का पालन करें। ये गलत बात है। आप अपनी गलती का आप आतंक फैलाते रहे, हम आपके सामने मौन रहे तो ठीक है, और अगर हम आपकी आतंक का विरोध करते तो हम लोग गलत हैं। अगर आप हमें गलत कहते तो ऐसी गलती हम 100 बार करेंगे। किसान कम से कम इसको रोक सकता है। और किसान ये सोचिए, एक किसान, आपने कहा हम आतंकवादी की पैरवी करते, देखिए साहब, अगर कोई एक बलात्कारी एक हत्या करता तो एक आदमी प्रभावित होता है, लेकिन जब एक किसान एक खेत में आग लगाता है तो हजारों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो ये वो क्यों नहीं सोच रहे इस बात को? एक चिंताजनक, दुखद, अविश्वसनीय समाचार देखने को मिला कि भोपाल के बार काउंसिल ने किसानों के ऊपर अगर केस होता है पराली जलाने को लेकर, वो किसानों के पक्ष में केस लड़ेंगे नहीं। बड़ा विचित्र बात है। और हमारे देश में आतंकवादी को छुड़ाने के लिए आधी रात को कोर्ट खोलता है, बड़े बड़े वकील का समूह खड़े हो जाता है, और किसान के बारे में कोई बार काउंसिल ऐसा निर्णय लेता है तो लगता है किसान आतंकवादियों से भी गैर गुजारा है क्या?